हेलो एवरीवन, वेलकम टू दून लॉ मेंटर। आपने न्यूज़ देखी ली होगी कि सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन बिल इंट्रोड्यूस कर दिया है। देखिए, जो ये आपका वन नेशन एंड वन इलेक्शन बिल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रूप में लाया जा रहा है। इसके अंदर जो मेन हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है। 129वीं अमेंडमेंट के रूप में संविधान की पेश किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस किया गया है पार्लियामेंट के अंदर। मगर सिर्फ ये इकलौती कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये सिर्फ एक लॉ नहीं, इसके साथ साथ एक और लॉ का अमेंडमेंट किया जा रहा है, यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2024। ये दोनों लॉ मिलकर, एक तो संविधान के अंदर जो अमेंडमेंट कर रहे हैं हम वो, और उसके साथ साथ यूनियन टेरिटरीज जो क्या कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके रिगार्डिंग जो कानून है उसके अंदर भी बदलाव करके इस वन नेशन वन इलेक्शन का जो एम है उसको अचीव करने की तरफ कदम आगे बढ़ा दिया गया है। आज के इस सेशन के अंदर हम वन नेशन वन इलेक्शन बिल के जो हमारे मेन प्रोविजन है, क्या फीचर्स हैं, उनको हम डिटेल में जानेंगे और आपको सारे के सारे जितने भी डाउट हैं इस एस्पेक्ट से रिलेटेड वो आपके बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। जो ये टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन, आपके एग्जामिनेशन में चाहे जुडिशरी हो, एपीओ हो, जेएलओ हो, आईएएस हो, पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई एग्जामिनेशन हो, ऐसे पर्सपेक्टिव से, और उसके साथ साथ आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। दिस इज आशीष जैन, फाउंडर एंड चीफ एजुकेटर एट दून लॉ मेंटर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस तरीके की वीडियो बहुत डिटेल में इंटरेस्टिंग वे में चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, आपको रेगुलरली वीडियो मिलती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जो आपका संविधान के अंदर जो ये वन नेशन वन इलेक्शन बिल को किस रूप में लाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल 2024, और इसके साथ साथ संविधान के अंदर संशोधक विधेयक है, और उसके साथ साथ यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2024। इन दोनों कानूनों को मिलाकर, इन दोनों बिल्स को मिलाकर जो हम अचीव करना चाह रहे हैं वो क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन बिल है। वन नेशन वन इलेक्शन के जो चीज़ है उसको हम अचीव करना चाह रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर आज इंट्रोड्यूस हो चुका है, लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस हो चुका है, और सरकार ये कह रही है कि इसको हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर भी भेज देंगे। ठीक है, जिस समय ये वीडियो बना रहा हूँ ये सिनेरियो अभी चल रहा है। अब हम बात करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन बिल के जो मेन प्रावधान है, मेन फीचर्स हैं, क्या ऐसा बदलने की तैयारी की जा रही है, उसकी तरफ हम डिस्कशन करते हैं। पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल के अंदर की बात करते हैं, जो ये कहता है कि संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा जाएगा, आर्टिकल 82A नया आर्टिकल जोड़ा जाएगा, अनुच्छेद जोड़ा जाएगा, जो क्या बात करेगा, जो अलाउ करेगा साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली। इस आर्टिकल का पर्पस क्या होगा कि संविधान के अभी तो हमारे यहाँ साइमल्टेनियस इलेक्शंस का कोई जिक्र है ही नहीं, तो ये जो नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस हो जाएगा, अनुच्छेद इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जब ये लागू हो जाएगा तब से क्या हो जाएगा कि संविधान के अंदर पावर हो जाएगी, संविधान के अंदर ही प्रोविजन हो जाएंगे साइमल्टेनियस इलेक्शंस के, जो हम पार्लियामेंट में मतलब लोकसभा के लिए और साथ में ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए हम इकट्ठा, एक बार में इकट्ठा इलेक्शन करा सकें। और इसके साथ साथ जो आर्टिकल 83 है और 172 है उसके अंदर भी अमेंडमेंट की जाएंगी। आर्टिकल 83 बात करता है ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट की या हाउस ऑफ पीपल की। बेसिकली को संविधान का जो आर्टिकल है वो लिखता है ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट, जबकि 172 बात करता है ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इन दोनों प्रोविजंस को भी अमेंड किया जाएगा, इन दोनों के अंदर भी चेंजेस लाए जाएंगे, जिससे क्या होगा कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के टर्म को, ड्यूरेशन को थोड़ा मॉडिफाई किया जा रहा है
टू एंश्योर कि जो हम साइमल्टेनियस इलेक्शन का प्रोसेस है उसको बहुत स्मूथ तरीके से करा सकें, उसको अचीव कर सकें। उसके बारे में अभी हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में भी जान रहे हैं। और इसके साथ साथ आर्टिकल 327 के अंदर भी अमेंडमेंट की जाएगी, जो वैसे पार्लियामेंट को एम्पावर करता है टू मेक प्रोविजन फॉर द इलेक्शंस, मगर यहां पर किस तरीके से अमेंडमेंट लाई जाएगी? अमेंडमेंट लाई जा रही है एम्पावरिंग पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन फॉर द साइमल्टेनियस इलेक्शंस, जो पार्लियामेंट को एम्पावर करेगा कि पार्लियामेंट साइमल्टेनियस इलेक्शंस के लिए प्रोविजंस ला सकती है, कानून ला सकती है। उस चीज के बारे में आर्टिकल 327 के अंदर बदलाव किए जाएंगे। अब देखिए, जो हम बात कर रहे थे साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात कर रहे थे, आर्टिकल 82A इंसर्शन की बात कर रहे थे, उसके थ्रू क्या बोला जाएगा, क्या चीज इंट्रोड्यूस की जा रही है? देखिए, अब आपके मन में क्या आएगा कि क्या जब ये कानून लागू हो जाएगा तुरंत हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी लागू हो जाएगी? क्या तुरंत फिर से इलेक्शन होंगे? अभी नहीं होंगे। इसमें लगभग अभी हम 2024 के एंड में हैं, और जब ये जिस हिसाब से अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें या इस अमेंडमेंट बिल की बात करें, तो ये कम से कम आपको मान के चलिएगा कि लगभग 10 साल का टेन्योर दे रहा है आपको। मतलब 2034 में कंडक्ट किए जा सकते हैं आपके एक बार में इकट्ठे इलेक्शन। वो भी सारा सिनेरियो मैं समझाऊंगा कि कैसे वो 2034 पर हम पहुंचने की बात कर रहे हैं, कब से लागू होगा। देखिए, बेसिकली ये क्या कह रहा है कि आर्टिकल जो 82A है, जो नया इंसर्ट किया जाएगा, उसके हिसाब से जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस के प्रावधान जोड़े जाएंगे, उसमें सबसे पहले क्या बताया गया है कि जब जनरल असेंबली के इलेक्शन एक बार हो जाएंगे, ठीक है, तब उसका जो फर्स्ट जॉइंट सेशन होगा पार्लियामेंट का, जो फर्स्ट सिटिंग होगी लोकसभा की, उसके अंदर प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन निकालेंगे कि भाई अब से साइमल्टेनियस इलेक्शन वाला प्रोसेस शुरू हो गया है। मतलब फर्स्ट सिटिंग ऑफ नेक्स्ट लोकसभा के अंदर प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन निकालेंगे, और उस वन नेशन वन इलेक्शन ये कहता है कि जब अगली बार लोकसभा के चुनाव होंगे, तब से ये जो सारा प्रकरण है, जो सारे प्रावधान हैं, उनको फॉलो किया जाएगा। यही कारण है कि मैं कह रहा हूं कि आपको 2034 से वन नेशन वन इलेक्शन लागू होगा, क्योंकि सबसे पहली बात तो देखिए, अभी 2024 के अंदर आपके इलेक्शन हुए और 5 साल से पहले मिड टर्म इलेक्शन होने का कुछ लग नहीं रहा अभी। तो मतलब 2029 के अंदर जब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होने के बाद, अभी पहले तो अगर ये वन नेशन वन पार्लियामेंट का जो कानून है ये पास हो जाएगा, उसके बाद की बात बता रहा हूं, उसके हिसाब से 2029 की जो नई लोकसभा आएगी, लोकसभा के आने के बाद जो पहली सिटिंग होगी लोकसभा की, उसके अंदर प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन निकालेंगे कि अब से वन नेशन वन इलेक्शन के प्रावधान लागू होंगे। ठीक है, अब जब नई सरकार आएगी तो मान के चलिए 99.9% वो भी लगभग अपना 5 साल कार्यकाल पूरा करेगी। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर मिड टर्म इलेक्शन की बात है, मगर वो जनरली हम मान के चलते हैं कि वो 5 साल पूरा करेगी। तो 2029 से लेकर 2034 के अंदर जो इलेक्शन होंगे वो साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे। 2034 के अंदर जो इलेक्शन होंगे, अगर हम देखें तो 2034 में आपके साइमल्टेनियस इलेक्शन हो सकते हैं। हाँ, अनलेस एंड अनटिल बीच में कुछ ऐसा हो जाए तब वो बात अलग है। अब देखिए, जो ये बिल है इसके साथ साथ ये भी कह रहा है कि जो स्टेट असेंबलीज के टर्म्स को लोकसभा के फुल टर्म के साथ इकट्ठा किया जाएगा। मतलब ये जो प्रावधान है ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट अनाउंस करेंगे, और साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब क्या है कि उस जिस दिन जो नई लोकसभा जिसके अंदर प्रेसिडेंट ने अनाउंसमेंट करी है कि अगले जनरल इलेक्शन से वन नेशन वन इलेक्शन के हिसाब से कानून होगा, तो मतलब उस टाइम पर जितनी एग्जिस्टिंग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है या उस नई लोकसभा के का पूरे कार्यकाल के दौरान, चाहे मिड टर्म के बीच में भी कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो रही है, और जब अगर वो नई लोकसभा अपना जब 5 साल का टेन्योर पूरा करेगी, उसी समय सारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के टेन्योर को भी खत्म कर दिया जाएगा, और अफ्रेश नई लोकसभा जो 2034 की होगी उसके साथ
सभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्शन कराए जाएंगे। साइमल्टेनियस पोल कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट इलेक्शन फॉर ऑल बॉडीज टुगेदर इंक्लूडिंग पार्लियामेंट, हाउस ऑफ पीपल लोकसभा के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए, और लोकल बॉडीज के चुनाव भी इकट्ठा करवाने की बात की गई है इसके अंदर। अब देखिए, अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या किसी सिचुएशन के अंदर किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो जिसका इकट्ठा इलेक्शन होना चाहिए, चुनाव की प्रक्रिया होनी चाहिए विद दी हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा के साथ, क्या वो किसी कंडीशन के अंदर डेफर किया जा सकता है किसी स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए? ये प्रावधान भी वन नेशन वन इलेक्शन बिल के अंदर बोले गए हैं कि इलेक्शन कमीशन मे रिकमेंडेड डेफरमेंट इफ साइमल्टेनियस पोल नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर किसी स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव असेंबली में पूरे देश के साथ इकट्ठा कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है चुनाव, तब उस स्थिति के अंदर इलेक्शन कमीशन रिकमेंडेशन देगा। रिकमेंडेशन के बाद प्रेसिडेंट साहब, राष्ट्रपति साहब ऑर्डर निकालेंगे कि उस स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव असेंबली में चुनाव कुछ समय बाद होंगे, स्थगित होंगे। प्रेसिडेंट में ऑर्डर लेटर इलेक्शन डेट फॉर स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो डेफर्ड अलाइन, सपोज करो कि 2034 में जब आपके वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट हो जाए मान लीजिए, और चुनाव हो रहे हो पूरे देश के अंदर, जिस स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर उस समय चुनाव नहीं हो रहे, सपोज करो वहां पर 6 महीने बाद या 1 साल बाद चुनाव होते हैं और वहां नई सरकार बनती है, सपोज करो 1 साल बाद होती है। टेन्योर लेजिस्लेटिव असेंबली का नॉर्मली 5 ईयर्स होता है, मगर उस डेफर्ड लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर भी जो पुराने वाली लोकसभा है उसके साथ खत्म होगा। मतलब जो नई ये लेजिस्लेटिव असेंबली जिसका डेफर्ड के थ्रू चुनाव हुआ है, बाद में चुनाव हुआ है, उसका कार्यकाल सिर्फ 4 साल का रह जाएगा हाइपोथेटिकली, अगर हम समझे तो। टर्म अलाइनमेंट डेफर्ड, असेंबलीज टर्म स्टिल एंड्स विद द लोकसभा डिस्पाइट द लेटर इलेक्शन। चाहे उस स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बाद में चुनाव हुए हैं, उसका जो टर्म होगा, टेन्योर होगा, वो लोकसभा के साथ ही खत्म होगा, और फिर बाद में जब चुनाव होंगे तो तब सबके साथ इकट्ठे ही होंगे। इस प्रावधान के अंदर, इस प्रोविजन के अंदर, बिल के अंदर मिड टर्म इलेक्शंस की भी बात की गई है। अगर लोकसभा बिना अपना टेन्योर पूरा किए बीच में डिसॉल्व हो जाती है तो मिड टर्म इलेक्शन कराए जाएंगे, पूरे देश में कराए जाएंगे अलॉन्ग विद दी ऑल दी लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकल बॉडीज, उसका मतलब सबके साथ। मगर जो ये मिड टर्म इलेक्शन होंगे, जो लोकसभा का होगा, ये सिर्फ ओरिजिनल टर्म एंड के लिए ही होगा। ओरिजिनल टर्म एंड के, यहां पर मैं आपको एक चीज, सॉरी मैं एक मिस्टेक कर गया, कि अगर लोकसभा सिर्फ डिसॉल्व हो रही है मिड टर्म में, तो जो मिड टर्म इलेक्शन होंगे उसमें सारी लेजिस्लेटिव असेंबली में दोबारा से इलेक्शन नहीं होंगे, सिर्फ लोकसभा के लिए मिड टर्म इलेक्शन होंगे। और लोकसभा का जो नई लोकसभा गठित होगी मिड टर्म इलेक्शन की वजह से, वो सिर्फ अपना पहले वाला जो बैलेंस अनएक्सपायर्ड टर्म है उसको कंप्लीट करेगी, और फिर बाद में पूरे देश के अंदर इकट्ठा इलेक्शन होगा। जो न्यू लोकसभा है, जो अनएक्सपायर्ड टर्म को कंप्लीट करने के लिए ही गठित की जाएगी, कंस्टिट्यूटेड ओनली फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म। मतलब सपोज करिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि 2034 के अंदर पहली बार वन नेशन वन इलेक्शन के थ्रू चुनाव होते हैं, ठीक है, सब जगह सारी लेजिस्लेटिव असेंबली में। जो मिड टर्म में जो नई लोकसभा गठित होगी चुनाव के साथ, उसका टेन्योर सिर्फ जो पुरानी लोकसभा का अनएक्सपायर्ड टर्म है उसी को पूरा करेगी। मतलब 5 साल के लिए पहले चुनाव हुए थे, अगर सरकार बीच में अपना कॉन्फिडेंस खो देती है, चुनाव कराने पड़ते हैं, तो जो मिड टर्म इलेक्शन होंगे, वो जो नई लोकसभा बनेगी वो पुराने वाले का जो बचा हुआ टेन्योर है उसी को करने के लिए होगी। जब ये टेन्योर पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर से वन नेशन वन इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू पूरे देश के अंदर चुनाव कराए जाएंगे, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज के रिगार्डिंग जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है बिल 2024 का,
उसमें भी यूनियन टेरिटरीज के जो चुनाव हैं उसमें भी अलाइनमेंट लाने के लिए ये सारे चीज़ें की जा रही हैं। जो अमेंडमेंट का पर्पज़ है वो ये है कि जो यूनियन टेरिटरी के अंदर चुनाव के रिलेटेड जो प्रोविजन है उनके अंदर भी अलाइनमेंट लाया जा सके। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 एक्ट टू बी अमेंडेड फॉर अलाइनमेंट विद दी सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, और उसी के साथ साथ दिल्ली और जम्मू कश्मीर का जो एक्ट है एनसीटी एक्ट, और उधर जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसको भी सूटेबली अमेंड करेगी ये यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल। गवर्नमेंट का क्या रैशनल है इन इंट्रोड्यूसिंग वन नेशन वन इलेक्शन, इसको लाने के पीछे के क्या कारण है कि जब भी किसी देश के किसी स्टेट के अंदर इलेक्शन होता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो डेवलपमेंट का कार्य है वो रुक जाता है, और अगर पूरे देश के अंदर एक साथ इकट्ठे इलेक्शन होंगे तो कुछ ही समय के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा और वो पूरे देश पर लागू होगा। बीच बीच में बार बार मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो उस वजह से डेवलपमेंट रुक जाती है। ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हॉल्ट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम ड्यूरिंग इलेक्शंस, पब्लिक लाइफ भी डिसरप्ट होती है, फ्रीक्वेंट पोल डिसरप्ट दी नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ दी सर्विसेज, और मैन पावर डाइवर्जन, ये भी बहुत सारी चीजें। कोर एक्टिविटीज अफेक्टेड ड्यू टू दी प्रोलॉन्ग्ड इलेक्शन ड्यूटीज, टीचर्स वगैरह का तो आपको पता ही है, टीचर्स की इलेक्शंस के अंदर ड्यूटी लगा दी जाती है। बच्चों को पढ़ाना था मगर वो तो इलेक्शन में ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हैं, तो उस चीज को भी अवॉइड किया जा सकता है। आपको पता है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार ने हाई लेवल कमेटी गठित की थी जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, और उसी रिपोर्ट के सबमिशन के बाद कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को अप्रूव किया, एक्सेप्ट किया, और आज लोकसभा के अंदर उसको पेश कर दिया गया है। क्या होगा इससे? जब ये कानून बन जाएगा तब पूरा का पूरा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्शन, बार बार इलेक्शन की झंझट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, हमारे सारे स्टेट्स की असेंबलीज है वो अफेक्ट होंगी, और पूरा का पूरा 5 साल का इकट्ठा कार्यकाल रहेगा लोकसभा का भी और साथ में लेजिस्लेटिव असेंबलीज का भी। है तो अच्छा कदम। देखते हैं कितना समय और लगता है इस बिल को पास, क्योंकि जेपीसी में जाने की बात हो रही है। आप मुझे बताइए, अभी तक आपने इस वीडियो से कुछ सीखा? क्या सीखा, क्या सवाल है आपका? जो भी फीडबैक है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे साथ पर्सनलाइज तरीके से जुडिशरी और एपीओ एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आप हमारी ऐप से और हमारी वेबसाइट से हमारे पेड कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपका जो भी फीडबैक हो जरूर दीजिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर करिएगा, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।